कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन प्लस जूनियर लैब टेक्नीशियन की। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका 20 जून को होने वाला है। और अगर बात करें टोटल डे की तो आपके पास 13 से 14 दिन अब कुल बचते हैं। तो आपका जो टाइम है बहुत कम है, सिलेबस बहुत ही लेंदी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लगातार पढ़ाई को करते रहिए। हम भी आपका साथ दे रहे हैं, लगातार आपका सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी की MCQ से है। आपका जो सिलेबस है इसमें आपके क्लिनिकल पैथोलॉजी दिया गया है। अगर हम क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका सीमेन का एग्जामिनेशन आएगा, आपके यूरिन का एग्जामिनेशन आएगा, आपके स्टूल का एग्जामिनेशन आता है, आपके CSF का एग्जामिनेशन आता है और जितने भी आपके अदर बॉडी फ्लूइड है उनका यहाँ पे एग्जामिनेशन आता है। तो फ्रेंड्स, आज इन्हीं सब जो पॉइंट है इन्हीं से हम MCQ बनाए हैं। 20 क्वेश्चन जो है उसको हम MCQ के रूप में रखे हैं और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं आपके यूरिन से, आपके CSF से, आपके सीमेन से, उसको यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है। तो इन सभी लेक्चर को आप पूरा तरीके से देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जब भी किसी यूट्यूबर का वीडियो देखिए तो उसका जो आप कमेंट करते हैं ना, तो उसको थोड़ा सोच समझ के करा करिए, क्योंकि आपके लिए दिन रात मेहनत करके कोई भी लेक्चर लेकर आता है, उस पर आप रॉन्ग कमेंट करते हैं, गाली देकर कमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा निराशा हो जाता है। जैसे अगर आपको कोई रॉन्ग लग रहा है, कोई आंसर रॉन्ग लग रहा है, तो उसको आप हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है 63077, ठीक है, 63077 8182, इस पर आप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर ये रॉन्ग लग रहा है, आप इसको सही से बताइए। क्योंकि जब हम भी कोई भी कलेक्ट करते हैं क्वेश्चन तो अलग अलग बुक से कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा गलती हो जाती है। जैसे अगर बात करें कल वाली तो प्रोटीएस की बात करें तो प्रोटीएस जो है आपका यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, लेकिन जो बुक था उसमें ग्राम पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो ठीक है, एक भाई ने अच्छे से मैसेज किया कि सर यहाँ पे ये चीज़ रॉन्ग हो गया है, तो हमने भी उनको रिप्लाई कर दिया कि हाँ ये रॉन्ग है, इस तरह से होगा। लेकिन एक दो लोग ऐसे हैं जो फालतू तरीके से मैसेज किए, उनको तो हम अभी डिलीट कर दिए हैं, लेकिन वो उस तरह से मैसेज किए तो हमको समझ में नहीं आया कि ये कोई तरीका होता है मैसेज करने का। ठीक है, तो आप लोग अगर रॉन्ग लगता है तो उसको आप आराम से पूछ सकते हैं, उसको आपको बताया जाएगा। क्योंकि आपका जो पैथोलॉजी है ना, इसमें अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि नॉर्मली आप बात कर लीजिए आप हीमोग्लोबिन की, तो अगर आप 4 बुक उठा लीजिए हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज देखने लगिए तो यहाँ पे 4 तरीके से आपको मिल जाएगा। आप प्लेटलेट का देखने लग जाएंगे तो 4 तरीके से मिल जाएंगे। ऐसे आपको कई जगह से कई चीज़ें गलत रॉन्ग भी हो सकती हैं। कुछ क्या होता है ना कि उसमें नॉर्मल रेंज में ओरिएंटेशन होगा या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तो कृपया जो कमेंट करिए उसको सोच समझ के करिए। अब फ्रेंड्स आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है ट्रांसिएंट स्टॉपेज ऑफ यूरिन फ्लो इन टर्म, यानी कि आपका जो यूरिन है अगर ये अस्थायी रूप से रुक जाए तो इसको कौन सा टर्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसका ऑप्शन देखें तो ऑल्गीयूरिया है, इन्यूरिया है, पॉलीयूरिया है, हेमाचूरिया है। तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। अगर हम ऑल्गीयूरिया की बात करें तो आपका यूरिन जो है 500 ml पर 24 आवर्स अगर आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं, ऑल्गीयूरिया, लेकिन ये नॉर्मल से कम है। अगर पॉलीयूरिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है, 2.5 लीटर चला जाता है लीटर में इन 24 आवर। अगर 2.5 लीटर से ऊपर जा रहा है आपका यूरिन तो इसको क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं। अगर बात करें एन्यूरिया तो एन्यूरिया में क्या होता है, या तो आपका यूरिन ना आए या फिर 125 ml पर 20 आवर्स आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं, एन्यूरिया कहते हैं। तो ये जो 125 ml है ये बहुत ही कम हो जा रहा है, ठीक है, या फिर ना ही आए या फिर 125 ml से भी कम आए तो क्या कहते हैं, उसको एन्यूरिया कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अस्थायी रूप से अगर आपका यूरिन रुक रहा है तो इसको क्या कहते हैं, एन्यूरिया कहते हैं। अगर हेमाचूरिया की बात करें तो आपका जो यूरिन है अगर उसमें ब्लड आने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, हेमाचूरिया कहते हैं। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ऑल्गीयूरिया ड्यू टू रीनल कॉजेज में बी अकर इन केस ऑफ, यानी कि आपका जो ऑल्गीयूरिया है वो रीनल कॉजेज के वजह से होता है। तो ये कौन सा काज है जिसके कारण आपका क्या होता है, ऑल्गीयूरिया होता है, डायबिटिक मेलाइटस या फिर डायबिटिक इंसिपिडस या फिर एक्यूट ट्यूबरकुलोसिस निक्रोसिस। तो ऑप्शन अगर बात करें यहाँ पे तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑल्गीयूरिया मतलब क्या हो गया, ऑल्गीयूरिया मतलब हो गया आपके यूरिन का जो मात्रा है ये नॉर्मल से कम हो जाना। तो अगर आप देखिए यहाँ पे तो डायबिटिक मेलाइटस के केस में क्या होता है, यूरिन का मात्रा क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, यानी ज़्यादा आने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया है सी एक्यूट ट्यूबरल नेक्रोसिस, तो इस केस में आपका जो है यूरिन ये बहुत कम आएगा, तो इसको टर्म को हम ऑल्गीयूरिया कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही जाएगा, ठीक। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। हेमाचूरिया मीन्स, तो हेमाचूरिया मतलब क्या होगा, रेड सेल ऑफ यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन या भी प्रेजेंस ऑफ WBC इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ पस। तो हेमाचूरिया मैंने हम आपको पहले ही बताया था कि इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा। प्रेजेंस ऑफ पस, तो पस और आपका जो ये WBC है ये दोनों एक ही है, तो वो आगे बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं इस टर्म को, ठीक है।
चलिए आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर का क्वेश्चन है यूरिन विथ एसीटोन लाइक ऑर्डर इन फाउंड इन केस ऑफ, यानी कि आपका जो यूरिन है इसका जो ऑर्डर है अगर एसीटोन के जैसा आ रहा है तो इस किस कारण से हो सकता है, नेफ्राइटिस के कारण या फिर ओल्ड स्टैंडिंग सैंपल के कारण, डायबिटिक मेलाइटिस के कारण या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटिस के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जाएगा। जब आपका जो डायबिटीज है ये अनकंट्रोल रहता है तो इन केस में आपका जो यूरिन है उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, एसीटोन हो जाता है, ठीक है, एसीटोन जैसा हो जाता है। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और हो जाता है, अगर एमोनिया पूछे कि अमोनिकल जो है ऑर्डर किस कारण से हो जाता है, तो अमोनिकल किसके कारण हो जाता है, आपके बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन के कारण हो जाता है, बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन के कारण हो जाता है। तो यहाँ पे आप जो अगर आपके आ जाता है यहाँ पे कौन अमोनिकल, तो आप यहाँ ये भी लगा सकते थे ओल्ड स्टैंडिंग सैंपल, बहुत दिनों से आपका जो सैंपल है रखा रहेगा तो इसमें बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो आपका अमोनिकल जैसे आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन पे, यूरिन में भी टर्बिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी कि आपका जो यूरिन है वो टर्बिड हो जाता है किस कारण से। तो आपका जो ऑप्शन से बैक्टीरिया, एक्सेस क्रिस्टल, ब्लड या फिर प्रोटीन। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे बी वाला सही जाएगा, एक्सेस क्रिस्टल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। कभी कभी जो आपका प्रोटीन के केस में भी आपका जो यूरिन है वो टर्बिड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सही ऑप्शन एक्सेस क्रिस्टल्स हो गए, ठीक है। चलिए 6 नंबर पे आते हैं, टीबी एंड ई कोलाई रेंडर इन द यूरिन, सॉरी टीबी एंड ई कोलाई रेंडर द यूरिन, यानी कि आपका जो टीबी है केस है और ई कोलाई है, टीबी केस ना कहिए, टीबी यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ई कोलाई के उपस्थिति में आपका जो यूरिन है इसका पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा, एल्कलाइन होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो सबसे पहले आप जानें कि यूरिन का नॉर्मल पीएच क्या होता है। तो नॉर्मल पीएच की अगर बात करें तो 6.8 इसका होता है। तो अगर इसके बात करें तो क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन टीबी और ई कोलाई के प्रेजेंस में आपका जो यूरिन है क्या हो जाता है, एकदम से एसिडिक मीडियम में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जाएगा, ठीक है। 7 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यानी कि इसमें से कौन सा है जो कि ग्लूकोज आपके यूरिन में जो ग्लूकोज लेवल है उसका कारण बनता है, ठीक है। ऑप्शन हमारे हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर फॉनकोनी सिंड्रोम्स या फिर ल्यूपस नेफ्राइटिस। तो फ्रेंड्स अगर आप बात करें पहले ऑप्शंस की तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो ग्लोमेरुलर्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, जब सूजन होने लगता है तो आपका ये टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका जो सही ऑप्शन जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, फैनकोनी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पे। 8 नंबर का है व्हाट डज प्यूरिया रेफर, यानी कि आपका जो प्यूरिया है ये किस कब रेफर किया जाता है, किन चीज़ों की वजह से, रेड सेल इन यूरिन, WBC सेल इन यूरिन या फिर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स प्यूरिया जो है ये आपके WBC के केस में रेफर किया जाता है। जब आपके यूरिन में WBC आने लगते हैं तो इसको क्या कहते हैं, प्यूरिया कहते हैं। और ये आपका जो WBC है ये आपके किस फॉर्म में रहता है, ये आपके पस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का है द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ फीकस इंक्लूडेड ऑल द फॉलोइंग एस्पेक्ट, यानी कि आपका जो मल है यानी कि स्टूल है इसका कंपोजिशन क्या है एक को छोड़कर। तो एक को छोड़कर इनमें से जो ऑप्शन है वो सारे के सारे सही हैं इनके कंपोजिशन के रूप में। तो ऑप्शन हमारा है बैक्टीरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड या फिर वाटर। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि हमारा जो यहाँ पे स्टूल है इसके अंदर बैक्टीरिया पाया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा। लेकिन अगर ब्लड आ रहा है तो ये इसका नॉर्मल कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। अगर ब्लड आ रहा है तो ये अब नॉर्मल कंडीशन हो जाता है। जब आपका इंटेस्टाइन या कोई आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा होता है तब इन केस में आपका ये ब्लड आता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा है द नॉर्मल ब्राउन कलर ऑफ फीकस इज प्रोड्यूस बाय, यानी कि आपका जो स्टूल है इसका जो नॉर्मल कलर है ब्राउन ये किस कारण से होता है, सेलुलोज के कारण या फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम या फिर अनडाइजेस्टिव फूड के कारण या फिर यूरोबिलिन के कारण। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा, ये आपका यूरोबिलिन के कारण, ठीक है। आपका जो यहाँ पे स्टूल होता है इसका नॉर्मल कलर होता है ब्राउन और ये किस कारण से होता है, ये यूरोबिलिन के कारण होता है। तो जब आपका यहाँ पे हीमोग्लोबिन टूटता है तो जो आपका यहाँ पे फॉर्म बनता है यूरोबिलिन वही ये चीज़ होता है, ठीक है। चलिए आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग ऑफ स्टूल अपीयरेंस इज कॉल्ड टू डज नॉट मैच, यानी कह रहा है कि यहाँ पे जो पेयर दिए गए हैं आप में जैसे ब्लैक टेरी या फिर इसको ब्लड के येलो ग्रे बाइल डक्ट रिफ्लेक्शन, तो ये पेयर जो दिया गया है इसमें से एक पेयर क्या है ये गलत है, ये मैच नहीं कर रहा है। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है ब्लैक, ठीक है, या टेरी, ये किसके कारण हो गया, ब्लड के कारण। तो ये ठीक है क्योंकि जब आपके स्टूल में ब्लड आ रहा होगा तो ये आपका जो कलर हो जाएगा आपके स्टूल का ये ब्लैक या टेरी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। येलो ग्रे कलर अगर आ रहा है तो ये बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है पेल और फ्रॉन्टी ये आपका स्टेटोटेरिया के कारण होता है, ठीक है। जिसे तो इस केस में ये वाला चीज़ सही नहीं है, ठीक है।
अभी हम बताएंगे आपका ये जो टर्म है इसके बारे में अभी हम आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन के रूप में बना है। ठीक है, चलिए आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन है स्टूल स्पेसिमेन दैट अपीयर रिबन लाइक आर इंडिकेट ऑफ व्हिच कंडीशन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ये अभी नहीं कंफर्म हो पा रहा है। ठीक है, स्टूल का जो स्पेसिमेन है ये अगर उसमें अपीयर रिबन लाइक का अपीयरिंग हो रहा है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो जो इसका सही ऑप्शन जाना चाहिए हमें लग रहा है ये डी वाला। ठीक है, मैलिग्नेंसी के केस में जाएगा, लेकिन इसको आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद में इसको व्हाट्सएप पे कमेंट करिए कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, अभी हम इसको देख रहे हैं, इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे इसका जो सही आंसर है, लेकिन अभी इसका क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन पे आ रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन अभी यहाँ पे है, ए ब्लैक टेरी स्टूल इन इंडिकेट ऑफ, यानी कि ब्लैक टेरी स्टूल है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। अपर जीआईटी ट्रैक मतलब कि ब्लीडिंग हो रहा है जीआई में, या फिर लोअर जीआई में, या फिर आपके एक्सेस फैट में, या फिर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट में। तो हमने आपको बताया था कि आपका जो टेरी ब्लैक स्टूल होता है ये आपकी ब्लीडिंग के कारण होता है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे होता है, तो ये आपके अपर जीआई में, यानी कि आपका जो इंटेस्टाइन का अपर वाला होता है, इन केस में आपका ये वाला ऑप्शन सही जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीकल फैट आर सीन एज ए क्रिस्टल माइक्रोस्कोपली, यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा फीकस यानी स्टूल का फैट है जो कि आपके माइक्रोस्कोप में क्रिस्टल के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड, या फिर इसको सॉफ्ट, या फिर कोलेस्ट्रॉल। तो सही ऑप्शन डी वाला सही जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के केस में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है। 16 नंबर का क्वेश्चन करा है व्हाट इज ए सीमन एनालिसिस, यानी कि सीमन एनालिसिस कब करते हैं। ठीक है, ये सेल्डन डन टेस्ट, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ये रूटीन टेस्ट फॉर इनफर्टिलिटी टेस्ट, या फिर ये रूटीन टेस्ट फॉर फर्टिलिटी टेस्ट। तो आपको सभी को पता होगा कि जो सीमन एनालिसिस होता है इसको आप इनफर्टिलिटी टेस्ट के लिए करते हैं, और ये रूटीन टेस्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही जाएगा। अगर आपको फर्टिलिटी, आपके अंदर कोई भी पेशेंट है उसके अंदर अगर फर्टिलिटी है तो ये सीमन एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनफर्टिलिटी दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये करने की ज़रूरत होती है। ठीक, चलिए 17 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। एंजियोस्पर्मिया मीन्स व्हाट। तो हम बहुत बार बता चुके हैं ओलिगोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया। ठीक है, कई टॉपिक जो भी टर्म था उसको हम बता चुके हैं। तो अगर आप जो लेक्चर अभी हम बताए हैं उसको अगर नहीं देखें तो उसको आप देख लीजिए। ठीक है, आपका वहाँ पे लिखा होगा कि सीमेन और यूरिन या फिर सेसप ऐसे करके जो थंबनेल है उसमें बना होगा, उसको आप देखिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो स्पर्मिया का मीन्स क्या होता है, तो ऑप्शन से नो स्पर्म सीन, या फिर नो मेजरेबल काउंटेबल ऑफ स्पर्म सीन, या फिर नो टू मच स्पर्म सीन, तो नॉन ऑफ दिस। तो अगर बात करें नो मेजरेबल अमाउंट ऑफ स्पर्म सीन, तो यहाँ पे ये कर लीजिए 2B वाला। ठीक है, मेजरेबल नहीं है इतना, ठीक है, इतना ही कोई नहीं है कि जितना हम इसको काउंट कर सकें। ठीक है, या फिर आंसर इसका ये भी जाएगा नो स्पर्म सीन। ठीक है, तो चलिए आप ये वाला कर लीजिए। ठीक है, जब कोई स्पर्म नहीं दिखता है तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ऑफ स्पर्म नॉन एज एंजियोस्पर्मिया। ठीक है, ए वाला सही जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पे। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ पर्स सेल इन सीमेन इंडिकेट, यानी कि आपका जो सीमेन है इसके अंदर अगर पर्स सेल प्रेजेंट हो जाता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर यूरेथ्रा इन्फेक्शन। तो ये दोनों को तो इन्फेक्ट दिखाई देगा ना, दोनों को इंडिकेट करेगा, बोथ ए एंड बी वाला। ठीक है, चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे डाइल्यूटिंग फ्लूइड फॉर सीमेन एनालिसिस। ठीक है, तो आपका जो सीमेन एनालिसिस के केस में डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन कौन सा लेते हैं, तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट और फार्मलिन दोनों का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही जाएगा, बोथ एंड ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एंजियोस्पर्मिया वाला क्वेश्चन था ये आप समझ लीजिए कि जब आपके जो अगर आप स्लाइडिंग कर रहे हैं तो उसमें जब कोई भी स्पर्म नहीं दिखाई देता है तो इसको हम एंजियोस्पर्मिया क्या करते हैं, रिफ़र करते हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि सर पहले बी वाला बता के फिर यहाँ पे ए वाला बता रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब जो हमने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम सीमेन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम बात करें सीमेन के जो आपका वॉल्यूम होता है, तो सीमेन का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है क्या होता है 2 to 5 ml। ठीक है, तो अगर 2 to 5 ml है तो आपका क्या है, सीमेन नॉर्मल के केस में है। ठीक है, अगर हम कलर की बात करें तो जो सीमेन का कलर होता है ये क्या होता है, सीमेन इज ट्रांसलूसेंट एंड विस्कस फ्लूइड। तो आपका जो सीमेन है ये ट्रांसलूसेंट होता है और साथ साथ में एक चिपचिपा पदार्थ के रूप में होता है या फिर चिपचिपा फ्लूइड के रूप में होता है। अगर इसके हम पीएच की बात करें तो पीएच ये क्या होता है, ये आपका एल्कलाइन के कंडीशन में होता है। 7.2 से 7.8 के बीच में इसका पीएच होता है।
तो अगर फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में आते हैं 7.5 या फिर 7.6 तो आप उसको कंसिडर करिएगा, क्योंकि इस तरह से तो लिखा नहीं रहेगा कि 7.2 टू 7.8 इस तरह से नहीं लिखा रहेगा, एक कोई दिया रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा जो इसके बीच में दोनों के होंगे उसी को आप यहाँ पे सही करिएगा, ठीक है। अगर आते हैं इनके नॉर्मल रेंज पे, तो नॉर्मल रेंज जो इनका होता है ये 40 से 140 मिलियन पर ml होता है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में आपका 40 ml या फिर 140 ml के बीच में आ रहा है तो इसको आप सही करिएगा, ठीक है। आपको किसी बुक में 50 से 150 आ जाते हैं तो अभी सही है, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग नॉर्मल रेंज दिखाई देते हैं। अगर आपका जो यूरिन है ये 15 मिलियन या फिर 15 मिलियन से कम हो जाता है तो इसको किस में कंसिडर करते हैं, तो आपको इसको ओलिगोस्पर्मिया के केस में इसको कंसिडर करते हैं, किसमें, ओलिगोस्पर्मिया के केस में, ठीक है। चलिए बात हैं थोड़ा सा यूरिन के एग्जामिनेशन के बारे में। तो यूरिन में थोड़ा सा यहाँ पे सबसे ऊपर हमने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में लिखा है, इन यूरिन क्रिस्टल ऑफ ऑक्जिलेट ड्यू टू, यानी कि आपका जो यूरिन में क्रिस्टल आ रहे हैं ऑक्जिलेट के वो किस कारण से हो सकते हैं। तो ये आपके हिस्ट्री ऑफ स्टोन के केस में, यानी कि जब पेशेंट के किडनी में क्या होता है, स्टोन होता है, तो वो किसके क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, आपके ऑक्जिलेट के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो यूरिक एसिड जो क्रिस्टल है ये आपके यूलिस रेड प्लेट का होता है, शेप्स होते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल होते हैं, रेम्बॉइड होते हैं शेप, और ये क्या होते हैं, ये हीट करने पर क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। क्या कहते हैं, हीट करने पर ये डिजॉल्व हो जाते हैं। बट ध्यान दीजिएगा अगर क्वेश्चन में इस तरह से आता है कि आपका जो यूरिक एसिड है वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो किसके केस में, एसिटिक एसिड अगर उसमें प्रेजेंट हो जाता है तो ये एसिटिक एसिड के केस में ये डिजॉल्व नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा इन पॉइंट्स को। अब आते हैं यहाँ पे यूरोबिलिनोजन। तो आपका जो यूरोबिलिनोजन है ये नॉर्मली आपके यूरिन में तो पाया जाता है 2 से 4 मिलीग्राम पर 24 यूरिनी सैंपल में ये पाया जाएगा। बट अगर इसका जो मात्रा है 2 से 4 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है तो ये थोड़ा सा ये केस को किस केस को कॉज करता है, जैसे हेमेटोलाइटिक एनीमिया के केस में हो गया, जैसे थैलासीमिया हो गया, इन सब केस में आपका क्या होता है, यूरोबिलिनोजन क्या होता है, ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। या फिर आपका हेपेटाइटिस, वो कौन सा हेपेटाइटिस, प्री ईस्टिंग फेज का हो, ठीक है। और आपका जो यूरोबिलिनोजन है अगर डिक्रीज मिलता है तो किस केस को बताता है, ये आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी कि पीलिया के केस को बताता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आपका जो बिलिरुबिन है ये आपके इंटेस्टाइन में तक पहुंच नहीं पाता, यानी कि बिलिरुबिन जो है डज नॉट रीच द इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन तक पहुंच नहीं पाता है इस कारण से। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आ सकता है, ये क्वेश्चन इस तरह के आ सकता है कि आपका जो यूरोबिलिनोजन है अगर इसकी मात्रा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है तो क्या हो सकता है, तो ये आपका जॉन्डिस हो सकता है। इंक्रीज होता है तो सबसे ज़्यादा केस जो है हेमोलाइटिक एनीमिया के केस में होता है, ठीक है। चलिए आप आते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ टेस्ट को ले रखा है और इन टेस्ट के बारे में बताएंगे कि किस ये जो टेस्ट है इन किसके लिए हम परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट की, तो ये किसके लिए करते हैं, हम बिलिरुबिन के लिए करते हैं। किसके लिए, बिलिरुबिन के लिए करते हैं। हेज सल्फर टेस्ट किसके लिए, बाइल साल्ट के लिए करते हैं। किसके लिए, बाइल साल्ट के लिए करते हैं। बेंजीन टेस्ट, ठीक है, बेंजीडीन, तो बेंजीडीन किसके लिए करते हैं, हेमाचूरिया, ठीक है। जब इसका आपके आपके यूरिन में ब्लड आ रहा होता है तो इन केस में कौन सा टेस्ट करते हैं, बेंजीडीन टेस्ट करते हैं। और इसका जो लास्ट रिजल्ट होता है इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। रोथ्राज टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो ये कीटोन्यूरिया, यानी कि जब कीटोन बॉडी आपके यूरिन में आ रहे होते हैं तो हम रोथ्राज टेस्ट करते हैं, ठीक है। जेनहार्ट टेस्ट की बात करें तो कीटोन्यूरिया के केस में ये भी करते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे बेंडिक टेस्ट, तो इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बेंडिक टेस्ट कब करते हैं, रेड्यूसिंग सब्सटेंस के लिए। फ्रेंड्स किसके लिए करते हैं, रेड्यूसिंग सब्सटेंस। आप शुगर पे मत लगाइएगा, अगर आपके ऑप्शन में रेड्यूसिंग सब्सटेंस और शुगर लेवल या फिर ग्लूकोज ये सब दिया है तो मत लगाइएगा, आप किस पे लगाइएगा, रेड्यूसिंग सब्सटेंस। क्योंकि आपका जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ साथ जितने भी आपके रेड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं वो आपको बताता है बेंडिक टेस्ट, ठीक है। बेंडिक टेस्ट के द्वारा हम उसको देख सकते हैं, चाहे वो आपका कार्बनिक कंपाउंड हो चाहे ये आपका इनऑर्गेनिक वाला कंपाउंड हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगला टेस्ट हमारा जीओडी पीओडी, ठीक है। तो जीओडी पीओडी किसके लिए करते हैं, ये आपका स्पेसिफिक टेस्ट है शुगर टेस्ट के लिए, ठीक है। यूरिन टेस्ट का जो अच्छा टेस्ट है ये आपका कौन सा है, जीओडी पीओडी है, ठीक है। हीलर टेस्ट कब करते हैं, तो हीलर टेस्ट कब करते हैं आप, ये प्रोटीन यूरिया, यानी कि जब आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहे होते हैं तो आप हीलर टेस्ट कर सकते हैं। अब और बता देते हैं जो आपका प्रोटीन के केस में कौन सा टेस्ट होता है, तो प्रोटीन के केस में आप हीट टेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। और सल्फोसैलिसिलिक एसिड जो होता है उसका भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं सेसब के बारे में। तो अगर हम सेसब के बारे में बात करें तो सेसब फ्लूइड यानी कि सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्म विथ इन द वेंट्रिकल एंड सर्कुलेट इन द सब आर्कोनाइड स्पेस इन वेंट्रिकल। तो ये वाला पॉइंट आपको देख लीजिएगा कि ये कहाँ पे रहता है और कहाँ पे ये बनता है, ठीक है।
टोटल अगर बात करें सीएसएफ के वॉल्यूम की तो कितना होता है, तो ये आपका होता है 125 से 150 ml। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो लाइन है आपके एग्जाम अभी से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीएसएफ का वॉल्यूम बार बार पूछता है कि कितना होता है। तो 125 से 150 ml होता है, ठीक है। अगर बात करें इसके कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, लंबर पंचर की सहायता से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि साइट यानी कि सीएसएफ को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से साइट हैं। तो एक तो हमने मेंशन कर रखा है, दूसरा आपको लिखना है कि सीएसएफ कलेक्टेड साइट, उसके बाद में आपको जो दूसरा साइट होता है उसको आप बताना है, ठीक है। तो पहला साइट तो हमने बता दिया कि आपका इलियक क्रेस्ट होता है, दूसरा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया। अगर नीडल की बात करें तो कौन सा नीडल यहाँ पे यूज करते हैं, सलाह नीडल यूज करते हैं। कौन सा, सलाह नीडल यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो सीएसएफ है उसका कलर क्या होता है, तो आपका जो नॉर्मल सीएसएफ है क्लियरली होता है, ठीक है। और ये वाटरी कलर का वाटरी होता है, और इसका जो कलर होता है ये क्लियर होता है, ठीक। अगर इसके नॉर्मल प्रेशर की बात करें तो आपका जो सीएसएफ है इसका नॉर्मल प्रेशर होता है 60 से 150 mm ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के सापेक्ष में देखा जाए तो 60 से 150 mm होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसके देखते हैं कलर को। तो अगर हम बात करें येलो कलर, ठीक है, येलो कलर ड्यू टू किसके कारण से हो सकता है येलो, तो येलो कलर आपका हो सकता है यहाँ पे ओल्ड हेमरेज के केस में, ठीक है, एक्सेस ऑफ प्रोटीन के केस में, फ्रोंज सिंड्रोम के केस में। और आपका जो ये येलो कलर होता है आपके सीएसएफ का, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जेंथोक्रोमिया। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है कि आपका जो सीएसएफ है येलो कलर, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम जेंथोक्रोमिया कहते हैं, ठीक है। किसके कारण से हो सकता है, आपका हो सकता है ओल्ड हेमरेज, एक्सेस प्रोटीन, फ्रोंज सिंड्रोम की वजह से, ठीक है। अब आते हैं ट्रेबिडिटी ऑफ सीएसएफ, यानी कि आपका जो सीएसएफ है अगर ट्रेबिड है तो किस केस के कारण से हो सकता है, तो ड्यू टू पस सेल। अगर आपके जो सीएसएफ है इसमें अगर पस सेल आ रहे होते हैं तो इसको हम सीएसएफ का ट्रेबिडिटी कहते हैं, ठीक है। ट्रेबिडिटी आपका हो जाता है सीएसएफ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फाइब्रिन क्लॉट, अगर आपके सेशन में फाइब्रिन क्लॉट देखने को मिल रहा है तो ये किस कारण से हो सकता है, तो फ्रेंड्स आपके ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस या फिर ट्यूमर के केस में हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट हमने मेंशन किए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं। बट इसमें जो अगर हम एमसीक्यू बनाते तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट से लिखा, इसको आप देख लीजिएगा। अब लास्ट जो आपका क्वेश्चन है आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपको नॉर्मल रेंज बताना है एमसीबी का, एमसीएससी का और पीसीबी का, क्योंकि आपका जो एग्जाम में अगर 1-2 नंबर का आ गया नॉर्मल रेंज तो आप लोग कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम 2-3 दिन नॉर्मल रेंज ही पूछेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा एमसीबी, एमसीएच और पीसीबी, और इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आप फालतू कमेंट मत करिएगा जैसे लोग करते हैं, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, हमें उम्मीद है, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं तो इनको आप ये चैनल शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो अपने पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए, आप अपने नोट्स को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारा जो नंबर है 6307 81 81 2, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, हम आपको रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे, पक्का रिप्लाई देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल मैसेज कर दिए उसको हम सीन कर लिए या फिर सीन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।